नमस्कार दोस्तों, तो आपका बस विश्वास और आवाज़ उत्तराखंड के लाइव सेशन कार्यक्रम में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज कौशिक हमारे साथ मौजूद है। कौशिक के बारे में बता दूं, कौशिक यूक्रेन और जो रूस का विवाद चल रहा है यूक्रेन में, आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर वहाँ के छात्र थे। हालांकि अब जिस तरीके से हालात बिगड़े और उसके बाद यूक्रेन से छात्रों की जो घर वापसी हुई है उसमें कौशिक भी आज अपने घर वापस लौटे हैं और परिजनों में खुशी का माहौल है। इससे पहले हालात बड़े खराब थे और लोगों को और उनके परिजनों को और देश में जितने भी लोग थे सब यूक्रेन और रूस के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। कौशिक हमारे साथ में है विस्तृत जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। कौशिक, किस तरीके के हालात थे, क्योंकि आप फेस भी कर रहे थे यूक्रेन और रूस की जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, किस तरीके के हालात थे और क्या मोनोपॉलिसी थी, किस तरीके के माइंडसेट था और कितने परेशान थे आप लोग? पहले तो मैं कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था क्योंकि ऐसा वॉर की कंडीशन होगी। सब नॉर्मल चल रहा था, अचानक से रशिया ने इन्वेड कर दिया। उसके बाद जितने भी बॉर्डर के पास वाले सिटीज़ है सब में कब्जा और बॉम्बार्डिंग होनी चालू हो गई। और धीरे धीरे जो नॉर्मल लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। वहाँ पे इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, चाहे इंडियन बच्चों के लिए चाहे वहाँ पे लोकल बच्चों के लिए। इवन वहाँ पे जो अगर लोकल की बात करें तो वहाँ पे 14 to 40 ईयर्स के जो मेल्स हैं उनको कंट्री छोड़ने की अनुमति नहीं है, खाली फीमेल्स ही कंट्री छोड़ सकती है। और जो भी बच्चे अभी वहाँ से निकाले गए, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की लोकल एनजीओ और रोमानियन गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में काम करके हमें निकाल रही है। और अगर बात करना चाहे तो एक बात यह है कि खार्किव के बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, कीव के बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन वहाँ पे एक सूमी करके एक प्लेस है, वहाँ के बच्चों तक अभी तक मदद नहीं पहुँची। तो मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो शेयर हो और जो भी बच्चे वहाँ पे फंसे हैं उन तक मदद पहुँचे जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसी कंडीशन है वहाँ पे, खाने के लिए खाना नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, बच्चे बर्फ़ पिघला के पानी पिए जा रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन है। टेम्परेचर -20, -17, 10 ऐसे चल रहे हैं। और वहाँ पे सब बच्चे बंकर के अंदर है, बस पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ कि मैं निकला कैसे, तो हमारे जो मेरा जो कॉलेज है टर्नोपिल, वो बेसिकली थोड़ा वेस्टर्न एरिया में है, तो वो थोड़ा सेफ़र जोन था, तो हम लोगों ने इतना चिंता नहीं जताया स्टार्टिंग में। लेकिन जो बॉर्डर से जब इन्वेजन बहुत जल्दी होने लगा तो घर वाले परेशान होने लगे, तो हम लोगों ने टिकट वगैरह कराया। फिर जब यहाँ से इंडिया से 24 तारीख से 26 तारीख तक के लिए एयर इंडिया के लिए रिलीज़ किया गया, लेकिन फिर उसी टाइम पे एयर स्पेस बंद हो गया। तो वहाँ पे कोई भी फ़्लाइट का आना जाना सब बंद। तो उस टाइम हमने क्या किया कि हमने एम्बेसी कांटेक्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट को हमने कांटेक्ट करने की ट्राई किया। सब जगह जहाँ से पॉसिबिलिटी हो सब जगह हमने कांटेक्ट किया। फिर वहाँ से हम 24 तक हमने इंतज़ार किया, फिर 25 को हम वहाँ से निकले। वहाँ से हम सब बच्चों ने बस कराई, वहाँ से हम बॉर्डर की तरफ निकले। बॉर्डर पे चूँकि बहुत सारे लोग निकल रहे थे, वहाँ के लोकल लोग भी, तो बहुत लंबी लाइन थी, भीड़ थी, तो हम लोगों को बस वालों ने 15 किलोमीटर पहले उतारा। फिर वहाँ से बाय फुट हम पैदल पैदल रात को निकले वहीं से ही। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी। लगभग कह सके तो अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार लोग वहाँ पे इंडियंस थे, और बाकी लोकल थे वहाँ पे जो इवैक्यूएट करने की ट्राई कर रहे थे। और भी देश के बच्चे थे, जैसे नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो वहाँ पे हम लोगों ने 4 दिन गुजारे। चौथे दिन हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया, बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें रोमानिया में चेक इन ईज़िली हो गया, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि सब समझ रहे थे। फिर वहाँ से हम शेल्टर की तरफ गए, जो कि रोमानिया के कैपिटल बुचारेस्ट में है। वहाँ के एक जगह है जिसका नाम फॉरेस्ट हॉल है, उस शेल्टर में हमने आश्रय लिया। फिर वहाँ पे जब हम रुके तो वहाँ की जो लोकल एनजीओज़ थी, गवर्नमेंट थी, वो लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी, खाना प्रोवाइड किया, हमें कपड़ा प्रोवाइड किया, गर्म सामान प्रोवाइड किया, जो भी हमने नीड थी सब ज़रूरतमंद चीज़ उन लोगों ने प्रोवाइड की। फिर वहाँ से हम 3 तारीख को एयरपोर्ट की तरफ निकले। फिर बुचारेस्ट से हम लोगों को बाय प्लेन हम वहाँ से इंडिया की तरफ रवाना हुए।
अगर हालात, क्योंकि पहली बार निश्चित तौर पर अपने ये हालात देखे हैं और इसके पहले सिर्फ टीवी में या टेलीविज़नों में आपने देखा होगा कि इस तरीके के हालात होते हैं। शुरुआती अगर दौर की बात की जाए, जब आपके सामने इस तरीके के मामले सामने आए हैं, तो कौशिक कितना कितना डरे, और क्योंकि परिवार वाले लगातार परेशान रहे, तो किस तरीके से अपनी परिस्थिति को आपने संभाला? अब ये है कि हमारे पे तो वहाँ की ओरिजिनल वीडियोज़, न्यूज़ हम जो देख रहे थे, हमारे सामने आप बीती थी। अब ये थी कि अगर वो हम यहाँ पे सर्कुलेट करते या घर वालों को बताते, तो इनके लिए दिन काटने और मुश्किल हो जाते। तो हम लोग जहाँ तक ट्राई कर रहे थे कि हम यही है कि नॉर्मल है, सब अच्छा है, हम सही सलामत है। मतलब हम आपस में भी एक दूसरे को संभाल रहे थे और यहाँ पे भी घर वालों को कि हम सब ठीक है, सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही हम करते हैं। लेकिन जो भी नॉर्थर्न पार्ट है, जो भी रशिया के बॉर्डर से पोर्शन मिलता है यूक्रेन का, वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। अगर कह सके ऐसे नॉर्मल हम अभी बैठे हैं, अभी बम गिर गया, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कब क्या होगा। बहुत ही बुरी स्थिति है। ऊपर सायरन बजे जा रहे हैं, दिन में 10-15 बार सायरन बज रहा है, कभी ऊपर से ड्रोन जा रहा है, कुछ भी मतलब कह नहीं सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। किस तरीके के हालात थे बंकरों में, क्या किस तरीके से आपने अनुभव किया उस परिस्थिति को उस समय? चूँकि मेरा जो पोर्शन था जहाँ का मैं रहता हूँ, वहाँ पे वो वेस्टर्न एरिया है, वहाँ पे इतना बंकर्स नहीं थे। लेकिन जो भी थे वहाँ पे बेसिकली जब सारे यूएसएसआर के टाइम की बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स के नीचे शेल्टर होते ही है, हर बिल्डिंग्स के नीचे। और सिटीज़ में अलग-अलग जगह पे, दूर-दूर जगह में न्यूक्लियर बंकर्स होते ही है। अब क्या है कि वहाँ पे जो बंकर्स होते हैं, एक बंकर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इंडियन भी और वहाँ के लोकल भी। तो बंकर्स ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद अब जिसके पास ऑप्शन नहीं है, वो अपने अपार्टमेंट के नीचे ही शेल्टर में आश्रय ले रहे थे। एक्चुअल में हमने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। हमने सामान वान, जो भी बेसिकली चावल दाल जो भी होता है, हमने इकट्ठा करना चालू कर दिया था। क्योंकि हमने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी इन केस हमने रख लिया था। और जब हम वहाँ से निकले कि कैश वैश अपने पास रखने के लिए, तो पूरे सिटी में भगदड़ था, कहीं कैश नहीं था। तो हमने जहाज़ से करके, मतलब जो कुछ भी करके, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा कैश। फिर हम वहाँ से निकले, और जब बॉर्डर की तरफ निकले तो वहाँ पे कुछ लोकल एनजीओज़ थी जिन्होंने हमें खाना प्रोवाइड करवाया। ये यूक्रेन की बॉर्डर के अंदर की बात है। लेकिन इंडियन एम्बेसी की अगर भूमिका की वहाँ पर बात की जाए, क्योंकि आरोप लगे, जो वीडियो हमें वहाँ से मिल रहे थे, लगातार हम भी जुड़े रहे, जो वीडियो मिल रहे थे, वो इंडियन एम्बेसी पे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा। इंडिया पर यहाँ की भी राजनीति पे आरोप लगे कि भारत हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस आरोप को किस तौर पर देखते हैं, क्योंकि आप उन सारे हालात को खुद सह रहे थे? एक्चुअल में अगर सच बताऊँ तो वहाँ पे जब हम गए, तो हमने बहुत सारे एम्बेसी के जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़, उनसे हमने कांटेक्ट करने का ट्राई किया। तो वहाँ पे हमारी शुरुआत में कुछ मदद नहीं हो पा रही थी किसी से भी। हमने सबसे बात की थी, चाहे पोलैंड वाले एम्बेसी, चाहे यूक्रेन वाले एम्बेसी, चाहे रोमानिया या स्लोवाकिया, जितने भी हमारे लिए बॉर्डर खुले थे, सबसे बात की थी। सब खाली आश्वासन मिल रहा था हमें, लेकिन कुछ मदद नहीं मिल रही थी। यहाँ तक है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें इवैक्यूएट किया जाएगा बस के द्वारा। कोई बस अरेंज नहीं थी, हमने खुद अरेंज करवाई, जितनी मोस्ट ऑफ बच्चों ने अरेंज खुद करवाई थी बस। और जो वो न्यूज़ थी कि बस के सामने इंडिया का झंडा हमने लगवाया था। फिर वहाँ से हम चेक पोस्ट की तरफ निकल चुके थे। और लास्ट वाले दिन भी हम बहुत सारे बच्चों को, पहले हमने ऐसा किया, हम बॉर्डर में खड़े थे, तो हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि पहले हमने लड़कियों को इवैक्यूएट करना सही समझा, कि पहले सारी लड़कियों को मोस्ट ऑफ जितना हम कर सकते थे। लेकिन हमें मौका नहीं मिला था, तो हम जितने भी बच्चे थे वहाँ पे हम फंसे हुए थे। मोस्ट ऑफ लड़कियों को हमने करवा दिया था इवैक्यूएट, फिर हम खुद फंसे थे। फिर चौथे दिन हम निकले थे वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके। कौशिक, अगर बात की जाए कि तमाम देशों के और भी बच्चे वहाँ पर थे, अगर बात की जाए तो भारत के कितने बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं? यूक्रेन की अगर बात करूँ तो लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल मिला के 20,000 बच्चे।
और उसमें जो क्या कहते हैं लोग जो वर्क भी कर रहे हैं सब कंक्लूडेड है। सारे जिसमें हम्म। जो स्टूडेंट भी हैं और काम करने वाले भी हैं। अगर बात की जाए तो कितने अब तक जो भारतीय हैं वो अपने देश वापस लौट आए हैं? मेरे अनुसार यह है कि अभी तक 70% लगभग है, 30% पॉपुलेशन वहाँ पे फंसी हुई है। अगर अगर और सारी बात की जाए क्योंकि किस तरीके के हालात थे सब आप देख के आए हैं और कहीं ना कहीं वो हालातों का जायज़ा भी आपने लिया है। यहाँ से जब जब देश वापसी बच्चों के देश वापसी की शुरुआत हुई, किस तरीके के हालात बने क्योंकि कहा गया कि भारत के लिए अच्छी व्यवस्थाएं थीं। अगर बॉर्डर पे अन्य राज्यों को रोका भी जा रहा था लेकिन भारत के राज्यों को रोका नहीं जा रहा था। तो इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? भारत के नागरिक भी हैं और भारत को इतना सम्मान हाँ, ये तो कह सकते हैं कि हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत गवर्नमेंट ने अपने हमें इवैक्यूएट करने में कोई कमी की है। लेकिन ये था कि थोड़ा अगर हमें और स्ट्रिक्टली अगर हमें बताया जाता और हमें थोड़ा पहले निकाला जाता, तो और बच्चे जल्दी से जल्दी निकल सकते थे। क्योंकि जो एम्बेसी के द्वारा एडवाइज़री निकाली गई थी, उसमें कुछ क्लियर नहीं दिया था। उसमें बताया गया था कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो आप यूक्रेन में ट्रैवल ना करें। तो उस एडवाइजरी को हम कैसे ले समझ सकते थे कि हमारा जो एमबीबीएस की डिग्री है जिसके लिए हम गए हैं वो ज़रूरी है या नहीं। तो उस पॉइंट पे हमने ब्रेक लिया कि वॉर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हम निकल जाएंगे। तो इस चक्कर में हम मोस्ट ऑफ बच्चे वहाँ पे रुके रहे। कौशिक, अगर हालात की बात की जाए, आप देश वापस आ गए हैं लेकिन सेकेंड ईयर आपका था वहाँ पर मेडिकल में। अगर हालात सुधरते हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं करियर दांव पे लगा हुआ है, हाँ जी। तो कौशिक का क्या वो स्टैंड रहेगी? क्या अब वो सोचते हैं अपने करियर को लेकर? अगर वॉर ख़त्म हो गया और अगर हमें यूक्रेन से दोबारा ऑफ़र मिला, तो मैं बेशक कोई दो राय नहीं है कि मैं वही उसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 साल गुज़ारा है, उस देश ने मुझे आश्रय दिया है। तो जैसा ये मेरा देश है, वो भी मेरा कहीं न कहीं मेरा एक पार्ट है, मैं उस देश का पार्ट हूँ एक। तो मेरा ये बनता है अगर वहाँ से ऑफ़र आए, तो मेरे को वहीं जाना चाहिए। कौशिक, एक सवाल और बड़ी अभी जिस तरीके से हालात बने और लगातार ये सवाल आए कि वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं कमज़ोर है। वहाँ से जो बच्चे इंडिया में पढ़ के आते हैं और यहाँ के परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं इन आरोप को? ये ऐसा है कि वहाँ पे ऐसा है, मानते बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ की जो एमसीआई क्लियरेंस जो है वो 7% है, 10% है वहाँ के अकॉर्डिंग ना। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। मेन पॉइंट ये है, फ्रीडम मिलती है, बच्चे बहुत उसका गलत उपयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज, हमें जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसमें 100% हमें अटेंडेंस देनी पड़ती है। अगर हम एक क्लास भी मिस करें, एक दिन में मे बी 3 to 5 क्लासेस होती है, एक क्लास भी अगर मिस करें उसके अलग से हमें रिवर्क करने पड़ते हैं। अगर हमने रिवर्क नहीं किया तो हमें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। पर क्लास के हिसाब से एग्ज़ाम टेस्ट होता है। हमने आज क्लास दिया, क्लास के बाद टेस्ट, इस हिसाब से चलता है। तो ये आरोप कहीं न कहीं गलत है और यहाँ कहीं न कहीं बच्चों की भी गलती है। और ये है कि अगर वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना कि इंडिया के, साथ ही साथ यूएस के भी एग्ज़ाम्स साथ ही साथ निकालते हैं। तो ये है कि कहीं न कहीं बच्चों में भी कमी है वहाँ पे कि फ्रीडम का थोड़ा गलत उपयोग होता है। लेकिन किसी-किसी कॉलेज की अगर बात करें तो कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हर जगह होती है। तो ये है कि थोड़ा बहुत अगर सिस्टम की बात करें, थोड़ा सिस्टम की गलती है, थोड़ा बच्चों की भी गलती है। तो ये कौशिक थे जो यूक्रेन से वापस आ गए हैं और वापस आने के बाद आप अपने घर पे सुरक्षित मौजूद हैं। इसी तरीके के तमाम खबरों के, क्योंकि लगातार हम आपके साथ इन खबरों के माध्यम से जुड़ते हैं और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।